नमस्कार, न्यूज हेडक्वार्टर में आपका स्वागत है। शाम के 7 बज रहे हैं और अगले 1 घंटे हम आपके सामने देश दुनिया की तमाम महत्वपूर्ण खबरें सिर्फ 1 मिनट में रखेंगे। बिल्कुल विकास, नमस्कार आप सभी दर्शकों को। मैं आपके साथ आशुतोष चतुर्वेदी। आइए करते हैं शुरुआत पहली खबर, उसका रुख बॉर्डर से, क्योंकि आज इंटरनेशनल बॉर्डर से बहुत बड़ी खबर सामने आई। भारत की सख्ती के बीच पाकिस्तान ने इंटरनेशनल बॉर्डर पर कई पोस्ट खाली कर दी है। सूत्रों की माने तो पाकिस्तानी आर्मी ने इन पोस्ट से झंडे भी उतार लिए। सवाल यह है कि पाकिस्तान का डर है या उसके पीछे कोई चाल। इंटरनेशनल बॉर्डर पर बहुत तगड़ी हलचल है। कुछ बहुत बड़ा होने के सिग्नल मिल रहे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि पहली बार पाकिस्तान ने इंटरनेशनल बॉर्डर पर सीज फायर तोड़ा। ऐसा इसलिए भी क्योंकि पाकिस्तान ने इंटरनेशनल बॉर्डर पर नई चाल चली है। ऐसा इसलिए भी क्योंकि पाकिस्तान के हुक्मरान बार बार एटम बम की गीदड़ भभकियां दे रहे हैं। सूत्रों की माने तो बॉर्डर पर पाक की नई चाल। इंटरनेशनल बॉर्डर पर पाकिस्तान ने कई चौकियां खाली कर दी हैं। चौकियों पर लगे पाकिस्तानी झंडे भी हटा लिए गए हैं। पाकिस्तान ने ये चौकियां खाली क्यों करवाई? क्या पाकिस्तान को वाकई में भारत से हमले का डर है या फिर पाकिस्तान इसके पीछे कोई बड़ी प्लानिंग कर रहा है? तो क्या सीज फायर वायलेशन के पीछे पाकिस्तान की कोई गहरी चाल है? पाकिस्तान की सरहद वाली हर हरकत को भारत मॉनिटर कर रहा है। इस बीच केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड का नए सिरे से गठन किया है। पूर्व रॉ चीफ आलोक जोशी को इसका चेयरमैन बनाया गया है। तो पाकिस्तान झंडा हटाए या डंडा, पाकिस्तान का बाया फटना तय है। पाकिस्तान को जंग का डर जरूर सता रहा है। तो क्या वाकई में पोस्ट खाली करना दुश्मन के डर का सबूत है? वजह जो भी हो, लेकिन पाकिस्तान के दिमाग में कुछ खुरापात जरूर चल रही है। देखिए, अब हम आपको बताते हैं कि पाकिस्तान ने इंटरनेशनल बॉर्डर पर कहां पोस्ट खाली की। अब पाकिस्तान भारत के साथ करीब 3,323 किलोमीटर सीमा साझा करता है। सूत्रों की माने तो पाकिस्तान ने जम्मू के कठुआ से सटे इंटरनेशनल बॉर्डर के पोस्ट खाली कर दिए हैं। परगवाल में कई पोस्ट खाली की गई है। पोस्ट के ऊपर से झंडे भी हटा लिए गए हैं। और देखिए, ये झंडे हटाने का मतलब तो सीधा सीधा है, झंडा हटाओ चाहे झंडा हटाओ, लेकिन पाकिस्तान का बाजा फटना तय है और पाकिस्तान अब छुपने की कोशिश में जुटा हुआ है। पहलगाम हमले पर भारत के सख्त रवैये से पाकिस्तान में खलबली मची है। बौखलाहट में पाकिस्तान ने लगातार 6ठे दिन सीज फायर तोड़ा है। और देखिए, इस बीच एलओसी के साथ इंटरनेशनल बॉर्डर पर भी फायरिंग की गई और भारत पाकिस्तान को मुंहतोड़ करारा जवाब दे रहा है। हिंदुस्तान की कूटनीतिक स्ट्राइक पाकिस्तान का हलक सुखा रही है। बौखलाहट में पाकिस्तान बॉर्डर पर बारूद सुलगा रहा है। बेचैनी में पाकिस्तान लगातार एलओसी पर सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है। लगातार पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग हो रही है। पहलगाम हमले पर जैसे ही पाकिस्तान एक्सपोज हुआ, जैसे ही हर मोर्चे पर उसकी फजीहत होने लगी, जैसे ही पाकिस्तान ने खुद को घिरते देखा, तिलमिलाहट में सरहद पर सीज फायर तोड़ना शुरू कर दिया। पाक मानता नहीं, क्या भारत को जानता नहीं। जम्मू के नौशेरा, अखनूर और सुंदरबनी में फिर से फायरिंग की। 6 दिनों से पाकिस्तानी आर्मी सीज फायर तोड़ रही है। इसे अब तक का सबसे बड़ा सीज फायर उल्लंघन माना जा रहा है। साल 2021 की बात है, पाकिस्तान और भारत के बीच सीज फायर एग्रीमेंट हुआ था, लेकिन पहलगाम पर पाकिस्तान बेनकाब क्या हुआ, वो बेशर्मी पर उतर आया। भारतीय सेना पाकिस्तान को उसकी हिमाकत का करारा जवाब दे रही है। देखिए, पहलगाम हमले के बाद भारत की तैयारी और प्लानिंग से पाकिस्तान इतने खौफ में है कि उसके मंत्री रात को चैन की नींद सो भी नहीं पा रहे। खौफ के मारे पाकिस्तान के सूचना मंत्री ने रात 2 बजे सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है। देखिए आप। जिन्होंने ये हमला किया है, उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। पहलगाम हमले के बाद प्रधानमंत्री मोदी का यह बयान पाकिस्तान के मंत्रियों के कानों में इतना गूंज रहा है कि उनकी रातों की नींद उड़ी हुई है। हालत यह है कि पाकिस्तानी मंत्री आधी रात को उठकर सोशल मीडिया पर पोस्ट करके गीदड़ भभकी दे रहे हैं। 30 अप्रैल 2025 रात 2 बजे पाकिस्तान के सूचना मंत्री अताउल्लाह तरार जग गए। उन्होंने एक्स पर अपना बयान पोस्ट किया। पाकिस्तान के पास मुस्तनद इंटेलिजेंस इतलात हैं कि अगले 24 से 36 घंटों में भारत पाकिस्तान के खिलाफ फौजी कार्रवाई करने का इरादा रखता है। सुना आपने,
पाकिस्तान कितने खौफ में है कि रातों की नींद गायब है और बार बार आसमान की तरफ ही देख रहे हैं। पहलगाम में आतंकी हमले के साथ ही पाकिस्तान एक बार फिर से बेनकाब हो गया है। अब भारत सरकार पाकिस्तान के खिलाफ आतंकी करतूतों का पुलिंदा यानी डोजियर तैयार कर रही है। आतंकवाद पर पाकिस्तान फिर बेनकाब। आतंकी करतूतों पर पूरा पुलिंदा तैयार है। पहलगाम में हमले के साथ ही पाकिस्तान बुरी तरह से फंस गया है। भारत की प्लानिंग से पाकिस्तान थर-थर कांप रहा है, तो दूसरी तरफ भारत पाकिस्तान को बड़े स्तर पर बेनकाब करने की तैयारी कर चुका है। सरकारी सूत्रों के मुताबिक भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ ये नया डोजियर तैयार किया है, जिसमें उसके आतंकी करतूतों की पूरी फहरिस्त है। इस डोजियर में और क्या क्या है, जानिए। दुनिया भर में आतंकवादी घटनाओं में पाक का हाथ है। आतंक के समर्थन का पाक का लंबा इतिहास है। पाक ने कई बार आतंक को बढ़ावा देने की बात कही है। आतंकी लॉन्च पैड के तौर पर पाक जमीन का इस्तेमाल करते हैं। भारत शुरू से ही कहता रहा है पाकिस्तान आतंक का जन्मदाता है। इस डोजियर से पाकिस्तान दुनिया भर में फिर अलग थलग पड़ जाएगा। डोजियर में बताया गया है कि कैसे पाकिस्तान आतंकियों को पालता है। जी हां, डोजियर में नवाज शरीफ और परवेज मुशर्रफ के बयान भी शामिल है। अब जानिए आतंक और आतंकवाद पर दोनों नेताओं ने कब कब क्या क्या कहा था। सबसे पहले नवाज शरीफ की बात कर लेते हैं, उस बयान के बारे में आपको बताते हैं। और सबसे पहले साल 2018 में नवाज शरीफ का एक बड़ा कबूलनामा सामने आया था। उन्होंने मुंबई हमले में पाकिस्तान का हाथ होने की बात मानी थी और एक सवाल के जवाब में नवाज शरीफ ने कहा था कि पाकिस्तान सरकार ने आतंकवादियों को सीमा पार करके जाने और मुंबई में हमला करने की इजाजत क्यों दी। नवाज शरीफ ने यह भी कहा था कि पाकिस्तान में आतंकी सक्रिय हैं और पनाह पाते हैं। नवाज से पहले 2015 में पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ ने भी माना था। क्या माना था, आशु बताएंगे। बिल्कुल, आतंकवाद पाकिस्तान की पैदाइश है, ये बहुत बड़ा कबूलनामा। उन्होंने साथ कबूल किया था कि कश्मीर में आतंकी भी पाकिस्तान ने ही भेजे थे। उन्होंने कहा था कि तालिबान को हमने ट्रेंड किया था, ओसामा हमारा हीरो था, हमने आतंकियों को ट्रेनिंग दी थी। अब समझ लीजिए कि ओसामा बिन लादेन को जो हीरो बताए, अब मंसूबा क्या है दुनिया जानती है। कहते हैं कि हमने आतंकवादियों को ट्रेनिंग दी। पहलगाम में आतंकी हमले के बाद पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने से स्काई न्यूज के एक पत्रकार ने आतंकवादी संगठनों का समर्थन करने में पाकिस्तान की भूमिका के बारे में भी पूछा था। उन्होंने कहा था कि हमने पिछले 3 दशकों से अमेरिका के लिए यह गंदा काम किया है, जिसमें पश्चिम और ब्रिटेन भी शामिल है, यानी कि अपने गंदे काम की गंदगी पश्चिम और ब्रिटेन पर डाल दी थी। बिल्कुल, देखिए पहलगाम हमला और पहलगाम हमले पर आज एक और बड़ा खुलासा हुआ। हमले की साजिश के तार 3 किरदारों से जुड़े हुए हैं। इनकी शह पर बाईसरन घाटी में नरसंहार हुआ था। ये दोनों कौन हैं और इन पर क्या एक्शन होने वाला है, इस रिपोर्ट में देखिए। चेहरा बेनकाब, साजिश बेनकाब। पहलगाम को लहूलुहान करने का प्लान किसने बनाया? साजिश पर बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। पहलगाम का साजिशकर्ता नंबर 1, नाम हाफिज सईद, खासियत आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा का चीफ। पहलगाम हमले की साजिश के सिरे जोड़ने में लगी खुफिया एजेंसियों ने दावा किया है कि पहलगाम हमले का पहला साजिशकर्ता आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा का चीफ हाफिज सईद है, जिसने पाकिस्तान में बैठकर पहलगाम हमले का खाका बुना है। पहलगाम हमले का साजिशकर्ता नंबर 2, नाम है सैफुल्ला, खासियत है आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा का डिप्टी चीफ। हाफिज सईद की खूनी साजिश को अंजाम तक पहुंचाने का दूसरा किरदार है सैफुल्ला। पहलगाम का साजिशकर्ता नंबर 3, नाम है हाशिम मूसा। तीसरा साजिशकर्ता और हमले में शामिल आतंकी हाशिम मूसा है, जो दक्षिण कश्मीर के जंगलों में छुपा है। वो पाकिस्तानी सेना के स्पेशल सर्विस ग्रुप में पैरा कमांडो था। उस पर 20 लाख का इनाम भी रखा गया है। ये 3 किरदार ही नहीं, पहलगाम का एक और मुजरिम बेनकाब हुआ है। इस आतंकी का नाम फारूक अहमद है। आखिर पहलगाम हमले में फारूक का क्या रोल था, क्या कनेक्शन, ये भी आपके लिए जानना जरूरी है। वक्त जैसे जैसे बीत रहा है, पहलगाम हमले के सूत्रधार और किरदार बेनकाब हो रहे हैं। इस चेहरे को पहचान लीजिए, नाम है फारूक अहमद, ये लश्कर-ए-तैयबा का कमांडर है। पहलगाम हमले में आतंकियों की मदद इसी ने की थी। एनआईए के सूत्रों का दावा है कि फारूक अहमद ही वो शख्स है जिसने ओवरग्राउंड वर्कर्स का नेटवर्क तैयार किया था।
एनआईए का दावा है कि लश्कर का ये कमांडर पीओके में छिपा है। सूत्रों की माने तो लश्कर तैयबा का ये कमांडर पिछले 2 सालों से ओवरग्राउंड वर्कर्स की मदद कर रहा है और कई आतंकी हमलों में इसका हाथ है। खास बात यह है कि पहलगाम टेरर अटैक के बाद इसके कई साथियों को हिरासत में लिया गया है। दावा यह भी है कि फारूक 1990 से साल 2016 तक लगातार पाकिस्तान और भारत आता जाता रहा है। कुपवाड़ा के रहने वाले इस आतंकी का घर कुछ दिनों पहले सुरक्षा बलों ने जमींदोज किया था। देखिए, पहलगाम के पीछे फारूक अहमद का नाम आने से जांच की टीमें चौकन्ना हो गई और अपने जांच को लगातार अपने दायरे को आगे बढ़ा रही हैं। अब जानिए कि फारूक अहमद कौन है, कैसे इसने पहलगाम हमले के लिए प्लान तैयार किया था। ओवरग्राउंड वर्कर्स का नेटवर्क तैयार किया गया। ओवरग्राउंड वर्कर्स की मदद से हमला करवाया गया। पहले भी कई हमले करवा चुका है फारूक। पीओके में छिपा है, लश्कर का टॉप कमांडर है। जी, कश्मीर में आतंकवादियों की घुसपैठ करवाता है और लगातार पाकिस्तान भारत आता जाता रहा है। सिक्योर ऐप के जरिए नेटवर्क से बात करता है ताकि खुफिया एजेंसियों और सिक्योरिटी एजेंसीज के पकड़ में ना आए। और यही नहीं, दुर्गम घाटी के पहाड़ी रास्तों का गाइड भी है और जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा का रहने वाला है। पहाड़ी रास्तों का अच्छा खासा जानकार है। हमले के बाद इसका भी घर सिक्योरिटी एजेंसीज ने जब जांच की तो वहां पर आईडी मिला और समय रहते सिक्योरिटी एजेंसीज बाहर निकली और घर जमींदोज हो गया। आतंकी हमले में 26 लोगों की मौत को देश भूला नहीं है, ना भूलेगा। लेकिन सारे खौफ को दरकिनार कर जिंदगी आगे जरूर बढ़ रही है। पहलगाम में भी सैलानी पहुंचने लगे हैं। हिंदुस्तान हमारा है, कश्मीर भी हमारा है। जोश से भरे इन लोगों को देखिए। 35 सैलानियों का यह समूह पश्चिम बंगाल से आया है। ये सभी पहलगाम जा रहे थे। बीच रास्ते हमारी टीम से इनकी मुलाकात हुई तो उन्होंने अपनी बात रखी। हमले के बाद से पूरी घाटी में सुरक्षा बढ़ाई गई है। इन मेहमानों का मानना है कि जवान मुस्तैद हैं और ये पूरी तरह से सुरक्षित है। तो इस वक्त मैं हूं पहलगाम के रास्ते में और यहाँ पर कई टूरिस्ट हैं जो कि पहलगाम की तरफ जा रहे हैं। तो पहलगाम में तो हमला हुआ है, लोग वहाँ जाने से कतरा रहे हैं। लेकिन वो तो हुआ है, लेकिन इंडिया गवर्नमेंट के ऊपर हम लोगों का पूरा विश्वास है। आप बताइए सर कि कोई डर है मन में? नहीं, कोई डर नहीं है। कश्मीर का इतना अच्छा आदमी है, हम लोग का कश्मीर है। जिंदगी की यही खूबसूरती है, नकारात्मकता को पीछे छोड़ उजालों की ओर बढ़ना है, क्योंकि नाउमीदियों में जीने का कोई मतलब नहीं। उत्साह और उमंग से भरे ये सैलानी यही संदेश दे रहे हैं। और अब एक बड़ा सवाल, क्या पहलगाम आतंकी हमले में जिपलाइन ऑपरेटर मुजम्मिल की कोई भूमिका थी? एनआईए की टीम इस सवाल का जवाब तलाश रही है। वही मुजम्मिल के पिता उसे बेकसूर बता रहे हैं, जैसे कि दूसरे पिता बताते हैं। पहलगाम के जिपलाइन ऑपरेटर मुजम्मिल से एनआईए लगातार तीसरे दिन पूछताछ कर रही है। गोलीबारी शुरू हुई उसी दौरान वीडियो में मुजम्मिल अल्लाहू अकबर बोलते दिखा था। इसे लेकर उठ रहे सवालों पर उसके पिता ने सफाई दी है। अल्लाह अकबर हम बोलता है, लेकिन जब अफवाह आता है हम पढ़ता है अल्लाह अकबर। अगर हम गिर जाएगा यहाँ पर अल्लाह अकबर पढ़ता है। हमले के बाद मुजम्मिल जब घर पहुंचा तो उसने क्या बताया था? मुजम्मिल के पिता ने बताया, तो जब ये हमला हुआ उसके बाद मुजम्मिल कब घर आया, उसने क्या बताया आपको? वो 5 बजे आया है, शाम को 5 बजे। हाँ सर। अच्छा, क्या बताया फिर उसने? उसने कुछ नहीं बताया, वो बेहोश हो गया कमरे में बस। एनआईए की टीम मामले की जांच में जुटी है और मुजम्मिल समेत कई लोगों से पूछताछ हो रही है। पहलगाम हमले के बाद भारत सरकार के आदेश से सभी पाक नागरिकों को वापस भेजा जा रहा है। ये ऐसी महिलाएं हैं जो शादी के बाद सालों से भारत में रह रही थीं, वापस भेजे जाने पर वो अफसोस जता रही हैं। मुसाला पाकिस्तान के मुजफ्फराबाद की रहने वाली हैं। 6 साल पहले बारामूला के रहने वाले शख्स से इनकी शादी हुई। पिछले 3 साल से भारत में रह रही हैं। पहलगाम हमले के बाद सरकार सख्त है। पाकिस्तान वापस भेजे जाने से ये अफसोस में है। उसमें मासूम लोगों की जानें गई हैं, जो कि ऐसा होना नहीं चाहिए था। उन लोगों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए
हमें क्यों जो है हमारे बच्चों को क्यों इस चीज की सजा दी जा रही है? हमें वापस अपने मुल्क में अपने घर में वापस भेजा जाए। परवीन अख्तर की कहानी और लंबी है। ये पिछले 40 साल से भारत में रह रही थी। इस उम्र में वापस पाकिस्तान भेजे जाने से सदमे में है। 40 साल से मैं यहाँ रह रही हूँ। मेरे बच्चे 3 हैं, तीनों की शादियाँ मैंने की है। पढ़ा इन्होंने इधर ही है। क्या खता की है कि हमें इतनी सख्त सजा दे रहे हैं? ये मासूम बच्चे सफर में इन्होंने इतना अजाब उठाया कि हमने कुछ नहीं खाया है। सालों से भारत में रह रही इन महिलाओं पर पहले सख्ती नहीं हुई, लेकिन पहलगाम की वारदात के बाद सरकार सख्त रुख अख्तियार कर रही है। आतंक और आतंकवादियों का पनाहगार पाकिस्तान इस बार पहलगाम में हमला करवाकर फंस गया है। उसे आगे कुआं और पीछे खाई दिख रही है। देखिए कैसे यह हमला पाकिस्तान के लिए गले की हड्डी बन चुका है। आपको दिखाते हैं रिपोर्ट और समझिए इसे। इस वक्त पाकिस्तान के लिए आगे कुआं और पीछे खाई वाली स्थिति है, तो भारत की तैयारी से पाकिस्तान पहले ही खौफ में है। ऐसे मौके पर जब पाकिस्तान चक्रव्यूह में फंसा है, अब पाकिस्तान जिस चक्रव्यूह में फंसा है उसे समझिए। पाकिस्तान की हालत यह है कि भारत से हमले के खौफ में वो धीरे धीरे पीओके में शिफ्ट करने को मजबूर है, क्योंकि पाकिस्तान को पीओके खोने का डर सता रहा है। पाकिस्तानी सेना के लिए बलूचिस्तान में भी एक फ्रंट खुला हुआ है। अगर वहां से सेना हटाई तो फिर बलूच पहले से ताक में बैठे हैं। चक्रव्यूह नंबर 3 अफगान बॉर्डर। पहलगाम आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान न केवल भारत बल्कि दूसरे देशों के लिए भी दुश्मन बन गया। खबर है कि अफगानिस्तान बॉर्डर पर तालिबान से भी उसका सीधा टकराव हो गया। पाकिस्तान की मुश्किल सिंधु समझौते के निलंबित होने को लेकर भी है। अगर उसकी सेना का टैंक रेजिमेंट सीमा के पास आता है तो उसे पता ही नहीं चलेगा कि कब बाढ़ आने वाली है और कब सूखा। तो पाकिस्तान पहलगाम हमले के बाद तीनों तरफ से बुरी तरह से घिरा हुआ है, फंसा हुआ है। अब हम आपको समझाते हैं विस्तार से कि अगर पाकिस्तान कमजोर हुआ तो तीनों फ्रंट पर कैसे टूट सकता है। तीनों फ्रंट कौन से, वो हम आपको बताएंगे। अफगान बॉर्डर पर सेना के 2 कोर तैनात हैं। अफगान बॉर्डर से पीओके लाए जा रहे हैं सैनिक और अफगान सीमा पर कमजोर होगी इससे पाकिस्तानी सुरक्षा। पीओके में वायुसेना के विमानों की तैनाती है। F-16 विमान से हो रही कॉम्बैट पेट्रोलिंग। बलूचिस्तान से सैनिक बुलाना खतरनाक है। बलूचिस्तान में फौज घटी तो बड़ा खतरा है। पहले से ही मौके की तलाश में बलूच आर्मी है और लगातार वो पाकिस्तानी फौज को निशाना बना रही है। तो इस तरह से पाकिस्तान जो है 3 मोर्चों पर घिरता हुआ नजर आ रहा है। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। अगली खबर क्या है? राहुल गांधी यूपी के दौरे पर थे। दौरे के दूसरे दिन आज राहुल गांधी अचानक कानपुर पहुंचे। बिल्कुल, पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले में मारे गए शुभम द्विवेदी के परिवार से उन्होंने मुलाकात की। परिवार को क्या भरोसा दिया गया, दिखाते हैं, देखिए जरा। कानपुर की सड़कों पर अचानक वीवीआईपी मूवमेंट हुआ। सड़कों पर सायरन बजाती गाड़ियां दौड़ने लगी। काफिला राहुल गांधी का था। राहुल गांधी गाड़ी से उतरे, बिना रुके, बिना मीडिया से बात किए सीधे पहलगाम हमले में मारे गए शुभम द्विवेदी के घर पहुंच गए। शुभम द्विवेदी के घर पर बेहिसाब भीड़ थी। राहुल गांधी भीड़ के बीच परिवार को ढांढस बंधा रहे थे। इस दौरान शुभम द्विवेदी की पत्नी रोने लगी तो राहुल गांधी ने उन्हें गले से लगा लिया। ये भी कहा कि पहलगाम पर संसद का विशेष सत्र बुलाया जाना चाहिए। उनके लिए एक स्पेशल पार्लियामेंट का सेशन और उसमें हमें चर्चा करनी चाहिए। सारे हमारी एक ही मांग है और हम राहुल गांधी जी से भी मैंने वही बोला है कि हमें शुभम के लिए शहीद का दर्जा चाहिए। ऐसा नहीं, गुमनामी की मौत नहीं मरनी है मेरे पति को। राहुल गांधी के बाद बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान भी शुभम द्विवेदी के परिवार से मिलने पहुंचे। थोड़ी देर के बाद राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर सकते हैं, आपको लिए चलेंगे। लेकिन देखिए, कांग्रेस ने सोशल मीडिया से अपनी वो पोस्ट हटा ली है जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गायब करार दिया गया था। सीधे शब्दों में कहें तो वो पोस्ट गायब हो चुकी है जिसमें गायब की बात का जिक्र था। कांग्रेस के पोस्टर में चेहरा गायब था। उसके खिलाफ बीजेपी का रुख बेहद आक्रामक था। पीएम मोदी पर हमलावर कांग्रेस की गायब पोस्ट डिलीट कर दी गई है। इसमें जो पोस्टर दिखाया गया था उसमें चेहरा नहीं था और लिखा था जिम्मेदारी के समय सब गायब। इसी पोस्टर पर बीजेपी ने सख्त ऐतराज जताया था और इसे कांग्रेस की सरतन से जुदा वाली सोच करार दिया था। पार्टी नेता अमित मालवीय ने इसके खिलाफ हल्ला बोल रखा था। ऐसे में पहले से कई परेशानियों से जूझ रही कांग्रेस ने बीजेपी पर पलटवार नहीं किया।
पार्टी महासचिव केसी वेणुगोपाल ने एक सर्कुलर जारी किया जिसमें सभी पदाधिकारियों को सावधानी और अनुशासन बरतने को कहा गया। संदेश था कि पहलगाम के मुद्दे पर पार्टी लाइन से हटकर दिया गया कोई बयान गंभीर अनुशासनहीनता मानी जाएगी। सर्कुलर में यह भी कहा गया कि सिर्फ अधिकृत नेता ही पार्टी की ओर से बयान देंगे और नियमों को तोड़ने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इससे पहले कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के विवादित बयान के खिलाफ खुद पार्टी नेताओं ने भी तीखा विरोध जताया था। उस समय भी संभल कर अपना पक्ष रखने की सलाह दी गई थी। सवाल है कि उसके बाद भी कांग्रेस के खेमे से ऐसा क्यों हुआ कि पार्टी को बैकफुट पर जाना पड़ा। पहलगाम हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच लगातार तनाव में है। इस बीच पंजाब सरकार ने एक बड़ा फैसला ले लिया है। देखिए, सरकार पाकिस्तान से सटी सीमा पर एंटी ड्रोन सिस्टम तैनात कर रही है लगातार, और इसके लिए आदेश जारी हो चुका है। बॉर्डर पर टेंशन, अलर्ट पर पंजाब। पाकिस्तान को ट्रैक करने के लिए पूरी तैयारी, पाकिस्तान की हर साजिश को नाकाम करने की प्लानिंग। पंजाब में एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी सिस्टम तैयार है, बस उसकी टेस्टिंग चल रही है। यह वीडियो पंजाब से आई है जहां उसकी टेस्टिंग चल रही है। पंजाब सरकार ने पाकिस्तान से सटी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर ड्रोन के जरिए हथियारों और नशीले पदार्थों की तस्करी को रोकने के लिए कड़ा कदम उठाया है। राज्य सरकार ने फैसला किया है कि सीमावर्ती इलाकों में अत्याधुनिक एंटी ड्रोन सिस्टम तैनात किए जाएंगे। यह सिस्टम पाकिस्तानी ड्रोन की घुसपैठ को तुरंत ट्रैक करके उन्हें नष्ट करने में सक्षम होगा, जिससे तस्करी और आतंकी साजिशों पर लगाम लगेगी। खुफिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान ड्रोन का इस्तेमाल कर पंजाब में अस्थिरता फैलाने की कोशिश कर रहा है। ड्रोन्स की कम ऊंचाई पर उड़ान और छोटे आकार की वजह से इन्हें पकड़ना चुनौती रहा है, जो अब नहीं होगा। देखिए, सुरक्षा के लिहाज से एंटी ड्रोन सिस्टम दुश्मन को मात देने के लिए काफी ताकतवर है। एंटी ड्रोन सिस्टम मतलब ड्रोन को डिस्ट्रॉय करने वाला सिस्टम। ये कितना ताकतवर है और क्या क्या कर सकता है, ये सब हम आपको विस्तार से बताने जा रहे हैं इस ड्रोन के जरिए और एंटी ड्रोन सिस्टम के जरिए। यह सिस्टम रडार, सेंसर और तकनीक का उपयोग करके ड्रोन को दूर से ही पहचान सकता है। यह सिस्टम सीमा पर संवेदनशील क्षेत्रों में ड्रोन के प्रवेश का पता लगा सकता है। सिस्टम ड्रोन को ट्रैक करने और उनकी गतिविधियों का विश्लेषण करने में सक्षम है। एंटी ड्रोन सिस्टम विभिन्न तरीकों से ड्रोन को बेअसर कर सकता है, जैसे कि सॉफ्ट किल और हार्ड किल, यानी गोली, मिसाइल या लेजर से मार गिराना। एंटी ड्रोन सिस्टम परमाणु ऊर्जा संयंत्र, सैन्य संस्थान और सरकारी भवनों की सुरक्षा को बढ़ाने में मदद करता है और उनके लिए खतरा भी पैदा कर सकता है। एंटी ड्रोन सिस्टम सैन्य और सुरक्षा बलों को सीमा पर ड्रोन के खतरे का पता लगाने और उनसे निपटने में बेहद कारगर हुआ है, और इसलिए सीमा पर अब पंजाब से सटी हुई सीमा पर एंटी ड्रोन सिस्टम तैनात किया जा रहा है। ये तो बात हो गई पहलगाम की। अब जरा छत्तीसगढ़ के बीजापुर में लिए चलते क्या हो रहा वहां। देखिए, नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन में जवानों को लगातार कामयाबी हासिल हो रही है। सुरक्षा बलों ने कर्रे गुट्टा के पास एक और अहम पहाड़ी पर कब्जा किया है। बाकायदा हेलीकॉप्टर से उतरे। कभी इन पहाड़ियों पर लाल आतंक का साया था, लेकिन अब यहां से नक्सलियों का नामो निशान मिट चुका है। हजारों जवानों से घिरने के बाद सालों से यहां बैठे नक्सली जान बचाकर भाग खड़े हुए। ऑपरेशन संकल्प के तहत नीलम सराय पहाड़ी के बाद अब धोबे की पहाड़ी पर कब्जे को बहुत बड़ी कामयाबी माना जा रहा है। ये जवान हेलीकॉप्टर की मदद से इस पहाड़ी पर उतरे हैं। करीब 1000 नक्सलियों को कर्रे गुट्टा की पहाड़ी के पास जवानों ने घेर रखा है। कई प्रदेशों का साझा सुरक्षा बल फूक फूक कर कदम रख रहा है। कुछ महीनों पहले तक यहाँ नक्सलियों की इजाजत के बिना पत्ता भी नहीं खड़कता था। बेखौफ जवानों ने जान की परवाह न करते हुए उन्हें यहाँ से खदेड़ दिया है। अब जवानों के निशाने पर कर्रे गुट्टा की पहाड़ी है, जहाँ हिडमा और देवा जैसे खूंखार नक्सली छुप कर बैठे हैं। बहादुरों का जत्था जिस तरह आगे बढ़ रहा है, उससे साफ है कि उसके दिन भी ज्यादा नहीं बचे हैं। पाकिस्तान को ये तस्वीरें भी देख लेनी चाहिए कि नक्सलियों का क्या हाल हो रहा है, तो तुम तो हमारे दुश्मन हो, मिट्टी में मिला दिया जाएगा। पिछले काफी दिनों से जाति जनगणना पर मचे सियासी बवाल के बाद सरकार ने बड़ा फैसला ले लिया है। जी हां, अब देश में 94 साल बाद एक बार फिर से जातिगत जनगणना होगी। समझिए रिपोर्ट, देखिए।
जातिगत जनगणना कराने पर देश की सियासत दुधारी तलवार पर चल रही थी, जो अब थमती नजर आ रही है। केंद्र सरकार ये जातिगत जनगणना कराएगी। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में लिए गए बड़े फैसले के बाद केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। कांग्रेस ने जाति जनगणना की बात को केवल अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया है। अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, सेंसस इज अ यूनियन सब्जेक्ट। जाति जनगणना केवल केंद्र का विषय है। कुछ राज्यों ने ये काम सुचारू रूप से किया है। हमारा सामाजिक ताना बाना प्रभावित न हो, हम इसकी कोशिश कर रहे हैं। देश में होने वाली जाति जनगणना इस साल सितंबर से शुरू की जा सकती है। इसे पूरा होने में कम से कम 2 साल लग सकते हैं। ऐसे में अगर सितंबर में भी जनगणना की प्रक्रिया शुरू हुई तो अंतिम आंकड़े 2026 के अंत तक या 2027 की शुरुआत में आ सकते हैं। अब जरा जानिए कि देश भर में जनगणना आमतौर पर कब कब होती है, और हम आपको ये विस्तार से बताएंगे। जनगणना आमतौर पर हर साल 10 साल में की जाती है, लेकिन इस बार काफी देर हो गई है। क्यों हो गई है? 2021 में जनगणना होनी थी लेकिन टाल दी गई। क्यों? कोविड-19 महामारी की वजह से ये टाली गई थी और अब अगली जनगणना 2035 में होने का टर्म है। देखिए, इसी वजह से क्या हो रहा है कि अब जनगणना थोड़ी सी लेट हुई है। 3 साल का वक्त लगेगा और जनगणना पूरी होने में 3 साल के वक्त का मतलब है कि अब जो जनगणना है वो 2027-28 तक पूरी होगी। इस साल के अंत में बिहार में विधानसभा चुनाव है और जातीय जनगणना विपक्ष की सबसे बड़ी मांग में से एक थी। तो क्या देश में जनगणना का ऐलान मोदी सरकार का सबसे बड़ा ट्रम्प कार्ड साबित होगी? मुद्दा विपक्ष का और मुहर लगाई सत्ता पक्ष ने। बिहार चुनाव से पहले विपक्ष ने जातीय जनगणना करवाने की हवा दी, तो क्या मोदी सरकार ने अपने बड़े फैसले से उनकी हवा निकाल दी? अब विपक्ष इसे अपनी जीत के तौर पर देख रहा है। इनको हमारे ही एजेंडों पर जो है काम करना पड़ रहा है, ये हम लोगों की ताकत है। विपक्ष भले ही इसे अपनी जीत के तौर पर देख रहा हो, लेकिन चुनाव में बीजेपी इसे हथियार के तौर पर इस्तेमाल करेगी। बिहार और पूरा देश आज नरेंद्र मोदी जी को याद कर रहा है, जिन्होंने जातीय जनगणना के साथ जोड़ने का काम किया है। महत्वपूर्ण ये है कौन सा राजनीतिक दल इसकी मांग कर रहा था, नहीं कर रहा था, बट देशवासी जरूर चाहते थे कि जाति आधारित जनगणना हो। मेरे प्रधानमंत्री ने देश की एक बड़ी आबादी की भावना को मद्देनजर रखते हुए ये ऐतिहासिक फैसला लिया है। जनगणना पर लिए गए फैसले का असर बिहार चुनाव में जमीन पर कितना होगा, ये चुनाव के वक्त ही पता चलेगा। अब जरा इसे देखिए और समझिए कि आज से 94 साल पहले हिंदुस्तान में जातिगत जनगणना हुई थी और अब 94 साल बाद जातिगत जनगणना होगी। 94 साल बाद जातिगत जनगणना क्यों नहीं हुई इससे पहले, और सबसे पहले किसने जातीय जनगणना करवाई थी, वो भी हम आपके सामने विस्तार से रखेंगे। अंग्रेज अपने समय में जातिगत जनगणना करवाते थे। भारत की आजादी के बाद जातिगत जनगणना बंद हो गई। 1981 में देश में पहली बार जनगणना करवाई गई थी। 1931 तक लगातार जातियों की जनगणना होती रही थी। 1941 में फिर से जनगणना हुई, लेकिन सार्वजनिक नहीं किए गए। उसके आंकड़े सार्वजनिक नहीं किए गए। आजाद भारत की पहली कैबिनेट में नेहरू, पटेल, अंबेडकर जैसे नेता थे। इन्होंने जातिगत जनगणना को विभाजनकारी कहा था। आजादी के बाद 1951 में पहली बार जनगणना हुई। सभी जातियों के बजाय सिर्फ SC, ST की गिनती हुई। SC, ST को आरक्षण देने की संवैधानिक मान्यता बाध्यता थी और इसलिए जनगणना करवाई गई, लेकिन उनको जो आधार दिया गया जातिगत आरक्षण का, वो सामाजिक और आर्थिक पिछड़ापन। और विकास, इस वक्त ब्रेकिंग न्यूज मिल रही है। कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, इसी को लेकर सीधा रुख कर लेते हैं। तो सीधे चलते हैं हम कांग्रेस के हेडक्वार्टर, जहां पर राहुल गांधी इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। राहुल गांधी जी आपको संबोधित करें। पार्लियामेंट में हमने कहा था कि कास्ट सेंसस को हम करवा के छोड़ेंगे, और हमने ये भी कहा था कि 50% की जो कैप है, जो आर्टिफिशियल दीवार लगा रखी है, उसको भी हम तोड़ के हटाएंगे। पता नहीं क्या हुआ, सडनली 11 साल बाद नरेंद्र मोदी जी कहते थे कि सिर्फ 4 जाते हैं। सडनली
कास्ट सेंसस का अनाउंसमेंट किया। हम इसको सपोर्ट करते हैं, पूरी तरह सपोर्ट करते हैं, मगर हम टाइमलाइन चाहते हैं। हम जानना चाहते हैं ये कब तक होगा, और ये एक पहला कदम है। तेलंगाना एक मॉडल बना है कास्ट सेंसस के लिए, और वो ब्लूप्रिंट बन सकती है। और कास्ट सेंसस को डिजाइन करने में हमारा पूरा सरकार को ऑफर है, पूरा समर्थन है कि हम डिजाइन करेंगे, क्योंकि डिजाइन बहुत जरूरी है। क्योंकि दो एग्जाम्पल्स हैं, एक बिहार का डिजाइन है, दूसरा तेलंगाना का डिजाइन है, उसमें जमीन आसमान का फर्क है। और मैं दोहराना चाहता हूं कि कास्ट सेंसस पहला कदम है। हमारा जो विजन है एक बिल्कुल नया डेवलपमेंट का, विकास का पैराडाइम हम कास्ट सेंसस के माध्यम से लाना चाहते हैं। सिर्फ रिजर्वेशंस नहीं, मगर हम सेंट्रल सवाल पूछ रहे हैं कि चाहे ओबीसीज हों, दलित्स हों, आदिवासी हों, उनकी देश में कितनी भागीदारी है। कास्ट सेंसस से एक प्रकार से पता लगेगा, बट कास्ट सेंसस से आगे जाना है। हमारे इंस्टीट्यूशंस में, संस्थाओं में इनकी कहां कहां पार्टिसिपेशन है, पावर स्ट्रक्चर जो है उधर कितनी पार्टिसिपेशन है, ये नेक्स्ट स्टेप है। और हम चाहते हैं कि इस डायरेक्शन में कास्ट सेंसस जाए। हमने एक और चीज कही थी, कांग्रेस पार्टी ने रेज की थी, मैनिफेस्टो में भी था, आर्टिकल 15(5). आर्टिकल 15(5) इज रिजर्वेशन इन प्राइवेट एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस। ये कानून है, ऑलरेडी कानून है, और हम चाहते हैं एकदम इस कानून को एनडीए की सरकार, बीजेपी की सरकार इंप्लीमेंट करना शुरू करे। सेंसस को डिले किया है और अपोज किया था। हम इसको वेलकम करते हैं, ये हमारा विजन है, इन्होंने अडॉप्ट किया, बहुत अच्छा। मगर हम चाहते हैं कि हमें डेट्स बताई जाएं, किस दिन तक ये सेंसस होगा, बजट में इसका पैसा आना चाहिए, अभी बजट में पैसा नहीं है, और फिर जो डेवलपमेंटल विजन है वो हमारे सामने प्रेजेंट होना चाहिए। तो ये मैं आपसे कहना चाहता था, अंग्रेजी में बोल देता हूं। कास्ट सेंसस वी हैव बीन फाइटिंग नाउ फॉर सम टाइम। राहुल गांधी को सुन रहे थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, जैसे जैसे गर्मी बढ़ रही है, आग लगने की घटनाएं भी सामने आ रही हैं, बढ़ रही हैं। दिल्ली के गांधीनगर में आज 2 दुकानों में आग लग गई। देखिए, आग की लपटें इतनी भयंकर थी कि पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है। हड़कंप की वजह शोलों का ये तांडव है। बिल्डिंग के टॉप फ्लोर पर भीषण आग लगी है। धुएं के साथ आग की विकराल लपटें उठ रही हैं। आग के कोहराम की ये तस्वीरें दिल्ली के गांधीनगर की हैं। गांधीनगर के मेन रोड इलाके में बनी 2 दुकानों में अचानक आग लग गई। आग इतनी तेजी से फैली कि कुछ वक्त में ही एक बिल्डिंग को अपने आगोश में ले लिया। आग का रौद्र रूप देखकर पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। डर यह था कि बिल्डिंग से उठती लपटें दूसरी दुकानों को भी अपनी चपेट में ना ले ले। आग लगने की सूचना मिलते ही दमकल विभाग की गाड़ियां मौके पर पहुंची। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। दोनों दुकानों में आग कैसे लगी अभी तक ये साफ नहीं हो पाया है, लेकिन इस भीषण अग्निकांड में दोनों दुकानों को भारी नुकसान पहुंचा है। और अब चलते हैं गुजरात की राजधानी अहमदाबाद, जहां पर सफाई अभियान चल रहा है। चंडोला लेक के पास अवैध बस्ती को गिराने का ऑपरेशन लगातार दूसरे दिन भी यहां पर जारी है।
इस कार्रवाई के लिए करीब 50 बुलडोजर्स और 30 से ज्यादा डंपर्स लगाए गए हैं। देखिए जरा विस्तार से रिपोर्ट। झील के किनारे बसी इसी बस्ती में 2 दिन से बुलडोजर गरज रहे थे। स्थानीय प्रशासन के मुताबिक यहां सालों से लोग अवैध तरीके से रह रहे थे और मकानों की तादाद लगातार बढ़ती जा रही थी। सकरी गलियों के बीच छोटे छोटे घरों में इनका रहना था। इसमें ज्यादातर खुद को पश्चिम बंगाल का निवासी बताते हैं, लेकिन पुलिस और प्रशासन के मुताबिक ये बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं। इस कार्रवाई पर स्टे के लिए गुजरात हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की गई, लेकिन कोर्ट ने राहत देने से इनकार कर दिया। सरकारी पक्ष की दलील थी कि 4 बांग्लादेशी नागरिक अलकायदा से जुड़े हैं। पुलिस ने कार्रवाई के दौरान करीब 1000 लोगों को हिरासत में लिया है। उनसे पूछताछ की जा रही है। बहुत सारे लोग सालों से यहाँ रह रहे हैं, आसानी के साथ गुजराती में भी बात करते हैं। देखिए खबर पश्चिम बंगाल कोलकाता से, जहां कोलकाता के एक होटल में लगी आग में 15 लोगों की जान चली गई है। घंटों की कोशिशों के बाद आग पर बड़ी मुश्किल से काबू पाया गया। मछुआ इलाके के ऋतुराज होटल में मंगलवार रात लगी ये आग बड़ी तेजी के साथ फैली। फायर ब्रिगेड और पुलिस की टीम मौके पर पहुंची तो इमारत का बड़ा हिस्सा आग की लपटों से घिरा था और कई लोग अंदर फंसे हुए थे। बचाव का काम शुरू किया गया। फंसे हुए कई लोग बाहर भी निकाले, लेकिन सबकी किस्मत ऐसी नहीं थी। कुछ ने जान गंवा दी और कुछ इतने नाउम्मीद हो गए कि जान बचाने के लिए छत और खिड़कियों से कूद पड़े। 7:45 के बीच में आग लगी अभी है। दमकल विभाग को आने में 1 घंटा टाइम लगा। जो स्मोक हुआ है, स्मोक आउटलेट तक कोई जगह नहीं था, इसलिए सांस कष्टों में बहुत लोग डेथ हो गया। हादसे की जांच के लिए स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई गई है। शुरुआती जांच में पता चला है कि होटल की 4थी मंजिल पर लगे बिजली मीटर में शॉर्ट सर्किट से यह हादसा हुआ। पीएम मोदी ने इस बड़े हादसे पर अफसोस जताया है। प्रधानमंत्री राहत कोष से मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख और घायलों को 50-50 हजार की सहायता का ऐलान किया गया है। राजस्थान में गर्मी ने कई साल के रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। जैसलमेर में पारा 46 डिग्री के पार पहुंच गया है। राजस्थान के अधिकांश इलाकों में हीट वेव चल रही है। तापमान सामान्य से 4 डिग्री ऊपर है और इस बीच मौसम विभाग ने और भीषण गर्मी पड़ने का अलर्ट जारी कर दिया है। गर्म हवाओं के भीषण थपेड़े, आग उगलता आसमान, सूरज की तपिश ऐसी जो जमकर राजस्थान के पसीने छुटा रही है। अप्रैल में राजस्थान के कई इलाके जून जैसी भीषण गर्मी झेल रहे हैं। बेहिसाब गर्मी ने राजस्थान में नए रिकॉर्ड बना दिए हैं। सोमवार को जैसलमेर में गर्मी ने पिछले 56 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। राजस्थान का कौन सा ऐसा इलाका है गर्मी की कैसी मार झेल रहा है, ये भी जानिए। जैसलमेर में पारा 46.2 डिग्री के पार पहुंच गया है। बाड़मेर 45 डिग्री का टॉर्चर झेल रहा है। जयपुर में पारा 42 के पार है। जोधपुर, श्रीगंगानगर में पारा 45 के पार है। राजस्थान में गर्मी का कहर जारी है। अप्रैल के महीने में ही मई जून जैसी तपिश महसूस की जा रही है। राज्य के अधिकांश जिलों में तापमान सामान्य से अधिक दर्ज किया जा रहा है। सीमावर्ती इलाके सबसे ज्यादा चपेट में हैं। देखिए तो बात हो रही है राजस्थान की। अब जरा समझिए 48 घंटे पहले मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश, राजस्थान समेत देश के 8 राज्यों में हीट वेव का अलर्ट जारी किया है। साथ ही हीट वेव, भारी बारिश और ओलावृष्टि की भी भविष्यवाणी की गई है। हीट वेव का अलर्ट किस राज्य में और कहां पारा 40 के पार पहुंच सकता है, यह भी जानिए। राजस्थान इसमें शामिल है, दिल्ली शामिल है, चंडीगढ़ है, पंजाब है, गुजरात, जम्मू भी है। तेलंगाना और पश्चिमी मध्य प्रदेश में भी हीट वेव का अलर्ट है। जी, आंधी और तेज बारिश की संभावना है। और किन राज्यों में, अब ये भी जान लीजिए। देखिए हम बारी बारी से आपके सामने जहां पर आंधी और बारिश की संभावना है उन राज्यों के नाम रख रहे हैं। उत्तराखंड वो राज्य है जहां पर भारी बारिश और आंधी की संभावना है। कर्नाटक में भी यही आशंका जाहिर की गई है और तमिलनाडु, पुडुचेरी में भी। जी, नागालैंड भी है इसमें। नॉर्थ ईस्ट की बात कर रहे हैं, मणिपुर, मिजोरम भी है, त्रिपुरा भी है और सिक्किम भी है।
इन राज्यों में आंधी तूफान के साथ तेज बारिश हो सकती है और मौसम विभाग ने इसका पहले से ही अलर्ट जारी कर दिया। जबकि ओलावृष्टि की बात करें तो ओलावृष्टि का अलर्ट किस किस राज्य में है ये भी जान लीजिए, डिटेल्स आपको देते हैं। देखिए, मौसम विभाग की तरफ से जो बताया गया है उसकी डिटेल आपके सामने हम साझा कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और छत्तीसगढ़ ये वो राज्य हैं जहां पर ओलावृष्टि की भी संभावना है। इसके साथ अरुणाचल प्रदेश, ओडिशा, कर्नाटक, विदर्भ भी शामिल हैं। पूर्वी मध्य प्रदेश का भी हिस्सा है। पश्चिम बंगाल के कई इलाकों में ओलावृष्टि की आशंका है। ये अच्छा है कि ज्यादातर जगह पर फसल कट चुकी है, लेकिन फिर भी जो खेती सब्जी भाजी की या दूसरी फसलों की करते हैं वहां पर ओलावृष्टि से फसल का काफी नुकसान हो सकता है। जी, गर्मी से राजस्थान के जैसलमेर में कर्फ्यू जैसे हालात हैं और सड़कों पर सन्नाटा पसरा है। वहीं टूरिज्म पर भी इसका बुरा असर पड़ा है। रिकॉर्ड तोड़ गर्मी की वजह से ग्राउंड जीरो पर एनडीटीवी रिपोर्टर श्रीकांत व्यास की रिपोर्ट देखिए। राजस्थान का जैसलमेर रिकॉर्ड तोड़ गर्मी झेल रहा है। सड़कों पर सन्नाटा पसरा है। हालात कर्फ्यू जैसे हैं क्योंकि साल 1969 के बाद जैसलमेर में ऐसी भीषण गर्मी पड़ रही है। 56 साल बाद अप्रैल में तापमान 46.2 डिग्री को क्रॉस कर गया। जैसलमेर में इतनी गर्मी कई सालों बाद पड़ी। 2018 में अप्रैल में 46.1 डिग्री तापमान हुआ था। गर्मी का आलम यह है कि लोग एक जगह से दूसरी जगह जाने में कतरा रहे हैं। डर लू लगने का है, इसलिए जो बाहर निकल रहे हैं वो सावधानी बरत रहे हैं। सुबह का वक्त है तो कुछ दुकानदार दुकानें खोलकर बैठे हैं, लेकिन ग्राहक देखने को नहीं मिल रहे। कुछ लोग हैं जो कामकाज से निकले, उनसे बात करें। कैसी गर्मी है? गर्मी जबरदस्त है, यहाँ की बहुत तेज गर्मी है और बैठे हैं छांव में किले। आमतौर पर अप्रैल के महीने में जैसलमेर पर्यटकों की आमद से गुलजार रहता था। दुकानदारों की अच्छी कमाई होती थी, लेकिन भीषण गर्मी में ग्राहक ढूंढे नहीं मिल रहे। ब्रेक के बाद न्यूज हेडक्वार्टर में आपका स्वागत है। खबर का रुख कर लेते हैं राजस्थान से। ये खबर है राजस्थान के सवाई माधोपुर जिले में मंदिर जा रहे श्रद्धालुओं पर का टाइगर से सामना हो गया। गनीमत रही कि खूंखार जानवर ने किसी के ऊपर हमला नहीं बोला है। जाना था मंदिर में दर्शन के लिए, लेकिन बीच रास्ते जंगल के राजा विराजमान दिखे। अब आगे कैसे बढ़ा जाए? किसकी हिम्मत जो इस रास्ते से निकल जाए? सबके कदम थम गए, पैर पीछे रखना मजबूरी थी। टाइगर से आंखें मिली तो लोग डरे जरूर, लेकिन दिल तो बच्चा है जी। मोबाइल कैमरों में तस्वीरें दर्ज करने का लालच कुछ ऐसा दिखा कि सारा डर पीछे रह गया। वीडियो बनाने कई लोग आगे बढ़े, कुछ होड़ सी दिखी। इन सब के बीच थोड़ी देर इस रास्ते पर आवाजाही बंद रही। इसके बाद टाइगर अपनी राह निकल गया और लोग अपने रास्ते। सवाई माधोपुर के रणथंभौर दुर्ग के पास स्थित त्रिनेत्र गणेश मंदिर में दर्शन के लिए दूर दूर से लोग आते हैं, लेकिन यहाँ बिग कैट का खतरा हमेशा बना रहता है। इसी रास्ते पर टाइगर ने 7 साल के बच्चे का शिकार किया था। उसके बाद गणेश मंदिर को 7 दिनों के लिए बंद कर दिया गया था। अब एक बार फिर से टाइगर नजर आया है। ऐसे में ज्यादा सावधानी बरतने की जरूरत है।